हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आज हमारे जो फर्स्ट रसायन था ना, ये दो पार्ट्स में हमारा। एक तो था हमारा उत्प्रेरक, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कोलाइड अवस्था। ये लेसन हमारे दो पार्ट्स में है, ठीक है। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कोलाइड अवस्था। तो बच्चों, कोलाइड अवस्था के अंदर हम पढ़ते हैं, एक टॉम्स ग्राम वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि उसने अर्धपारगम्य झिल्ली पर कोई अध्ययन किया था। अर्धपारगम्य झिल्ली के अध्ययन में उसने देखा कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है, यानी किसी पदार्थ को जल में मिलाने पर विलय पदार्थ के विसरण तीन भागों में विभाजित हो सकता है। कोई पदार्थ है, उसको जब हम जल में घोलेंगे, जल में मिलाने पर जो उनका विसरण होगा, मिलाने पर विलय पदार्थ का जो मिश्रण होगा वो तीन भागों में विभाजित होता है। वे तीन भाग आपके सामने है। एक है क्रिस्टलाभ, दूसरा है कोलाइड और तीसरा है निलंबन। क्रिस्टलाभ क्या होता है? जिन पदार्थों के विलयन जंतु या वनस्पति झिल्ली से शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, उन पदार्थों को क्रिस्टलाभ कहते हैं। मतलब जो पदार्थ है, अगर उनका विलयन है, वे जंतु या वनस्पति झिल्ली, एक तरह की झिल्ली होती है, जैसे आपकी प्याज होती है, प्याज के ऊपर एक तरह की झिल्ली होती है, तो उस प्रकार की झिल्लियां होती है। जंतु या वनस्पति झिल्ली से शीघ्रता से, यानी तेजी से निकल जाते हैं, शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, उन पदार्थों को क्रिस्टलाभ कहते हैं। इनके अणुभार कम तथा परासंदाब उच्च होते हैं। जो इनके अणुभार होते हैं वे कम होते हैं और जो इनके परासंदाब होते हैं वो उच्च होते हैं। इन पदार्थों के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। इन पदार्थों के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 50 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। इस प्रकार के विलयन को वास्तविक विलयन भी कहते हैं, जैसे यूरिया का विलयन व नमक का विलयन। यदि आप नमक है, नमक को पानी के अंदर घोल दोगे तो पानी के अंदर घोलने से क्या होगा, उस विलयन को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। पानी का और नमक का जो मिश्रण होगा उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद है हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? जिन पदार्थों की जलीय विलयन जंतु या वनस्पति झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है या धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। इनके अणुभार उच्च तथा परासरण दाब कम होते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च आदि। मतलब क्या होता है, ये पार्ट, इनके जो कण का आकार है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो रहा, यानी थोड़ा जो आकार है वो बढ़ रहा है। और जब आकार बढ़ रहा है तो जैसे इसको झिल्ली से गुजार रहे हैं तो उसमें उससे पार नहीं हो सकता, कि जैसे गुजार रहे हैं तो गुजारने से क्या हो रहा है, उससे पार नहीं हो रहा, तो पार नहीं हो रहा, तो क्योंकि इनके जो कण है, कणों का आकार बड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, कोलाइड। और उसके बाद नंबर 3 है हमारा निलंबन। निलंबन क्या है? वे विषवांगी विलयन जिनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है तथा ये पार्चमेंट झिल्ली से विस्तृत नहीं होते और नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबन कहलाते हैं। मतलब इनके कणों का आकार है 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप पानी है, पानी के अंदर आपने रेत डाल दिया, पानी के अंदर आपने रेत डाल दिया और रेत डालने से आप क्या करोगे, रेत पानी के नीचे बैठ जाएगी। तो रेत पानी के नीचे बैठ जाएगी तो उसको हम अपनी खुली आंखों से आराम से, आसानी से देख सकते हैं। पानी अलग दिखाई देगा और रेत अलग दिखाई देगा। और यहाँ पे नमक का और पानी का विलयन था। नमक और पानी के विलयन में क्या था कि उसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर घुल गया है। अब उसके बाद था कोलाइड। कोलाइड में क्या था, जैसे हमारा रक्त है, हमारे खून के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे खून के अंदर। ये दूध है, दूध के अंदर फैट है, क्रीम है, तो उसको हम क्या करते हैं, दूध का फैट चेक करने के लिए हम कोई एक अच्छी सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कोलाइड विलयन है, इनके कणों को हम अच्छी उच्च सूक्ष्मदर्शी की अक्षमता से देख सकते हैं। जैसे हमारे ब्लड है, ब्लड के अंदर कितने प्लेटलेट्स है, या कोई भी बीमारी आ जाती है, मलेरिया, टाइफाइड, तो उसको हम चेक करते हैं, तो मशीनों के द्वारा चेक करते हैं। हम आसानी से तो अपने ब्लड को नहीं देख पा रहे कि हमारे ब्लड के अंदर क्या चीज़ है, कि हीमोग्लोबिन कितना है, कितनी हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है। तो ये सब चीज़ें हम उच्च अक्षमता की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। और जो हमारा निलंबन है, निलंबन क्या है, इसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी के अंदर आपने रेत डाला तो रेत डालने से क्या होगा, पानी अलग और रेत अलग, तो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये थी कोलाइड की अवस्था। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे कोलाइड के प्रकार। कोलाइड बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रवस्नेही कोलाइड और एक होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। एक द्रवस्नेही कोलाइड और दूसरे द्रव विरोधी कोलाइड। द्रवस्नेही मतलब नाम से पता लग रहा है कि स्नेह हो रहा है, कि यानी जो द्रव से स्नेह रखते हैं, और द्रव विरोधी विरोधी जो द्रव से विरोधी यानी दूर जाने की कोशिश करेंगे, द्रव से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो आप नंबर 1 इसका डालोगे द्रवस्नेही कोलाइड। द्रवस्नेही कोलाइड लिखना स्टार्ट करो। वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइड कणों की अवस्था, शीघ्रता से कोलाइड कणों की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर कोलाइड अवस्था में शीघ्रता से कोलाइड कणों में शीघ्रता से परिवर्तित नहीं होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा है द्रवस्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारी साबुन होती है, साबुन या मिसेल, साबुन की क्रियाविधि। ठीक है, तो अब हम साबुन की क्रियाविधि देखते हैं। साबुन कैसे हमारे कपड़े साफ करती है, कैसे साबुन कार्य करती है। साबुन की क्रियाविधि आप स्टार डालो। प्रक्षेप प्रावस्था के आधार पर, प्रक्षेप प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण। प्रक्षेप प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण। नंबर 1 बच्चों बहुआण्विक कोलाइड। नंबर 1 बहुआण्विक कोलाइड। तो बच्चों बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं? सूक्ष्म परमाणुओं, सूक्ष्म परमाणुओं या अणुओं, सूक्ष्म परमाणुओं या अणुओं के वे कोलाइडी विलयन जिनके कणों का आकार 10⁻³ पिकोमीटर से कम होता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। मतलब वे कण जिनके कणों का आकार 10⁻³ पिकोमीटर से कम होता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। नंबर 2 आप डालो वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड या वृहद आणविक कोलाइड, ये क्या होता है? वे कोलाइडी विलयन जिन्हें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों या अणुओं का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जो कोलाइडी प्रास में होते हैं, जो कोलाइडी प्रास में होते हैं, वृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। वृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सहचारी कोलाइड या मिसेल। सहचारी कोलाइड या मिसेल। तो बच्चों अब इसको देखते हैं हम। जो हमारी साबुन है वो कार्य कैसे करती है, मिसेल जो बनते हैं, मिसेल कैसे बनते हैं और साबुन कार्य कैसे करती है। तो बच्चों जो साबुन का फार्मूला था आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, C17 H35 COON। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने ऐसे एक लाइन खींची तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इसके यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी, मतलब स्टार्टिंग में भी कार्बन है और एंड में भी कार्बन है। तो इस C17 वाले को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N। तो इस बात को मैं से मतलब इसके अंदर ना ये मैंने लाइन छोटी बनाई क्योंकि ब्लैक बोर्ड में बनाऊंगा तो ज्यादा बनेगी, तो ये कार्बन 17 तक चलेगी, तो हमने छोटी बना दी। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, और ये सामने वाला COON वाला, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो बच्चों जो COON वाला पोर्शन है इसके पास तो माइनस चार्ज है और इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज होगा और इसके पास
प्लस चार्ज होगा। जब ये सिरा पानी के अंदर जाता है, जब ये पानी के अंदर डालता है तो यहाँ से जो Na+ है ये कहीं पुणे से में चला जाता है, Na+ कहीं कोणन में चला जाता है और हमारे पास क्या बचता है, C≡O। तो हमारे पास ये बचता है, जैसे इसको पानी में डालते हैं तो Na+ कहीं कोणन में लग जाता है, तो हमारे पास ये बचा। तो जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन पूंछ या जल विरोधी सिरा, जल विरोधी सिरा। और ये वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये होता है आयनिक सिरा। ये होगा आयनिक सिरा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम जलरोगी, जलरोगी सिरा, यानी जल से स्नेह करने, यानी जल स्नेही सिरा या जल से स्नेह करने वाला सिरा। तो अब हमारे पास ये था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक प्रतीक दे दिया मैंने इसको कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला सिरा हमारा हाइड्रोकार्बन पूंछ और ये वाला सिरा हमारा आयनिक सिरा। तो बच्चों अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर ये हमारा एक कपड़ा पड़ा हुआ है, इस बर्तन के अंदर हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है और इस कपड़े के पास ये दाग लगे हुए हैं, जो दाग हमको साफ करने हैं। इस कपड़े पर ये दाग लगा हुआ है, जो दाग हमें साफ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने इसके अंदर पानी भर दिया, ये हमने इसके अंदर पानी भर दिया। तो पानी बच्चों आपको पता है जो वाटर है, वाटर प्रकृति में ध्रुवीय रूप में मिलता है कि जो वाटर है H2O ये हमेशा H। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाटर था, वाटर प्रकृति में ध्रुवीय रूप में पाया जाता है और ये पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ऑक्सीजन इसको अपनी ओर खींचेगा। तब यहाँ पे क्या था कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन जो पोस्ट थी, तो जो केमिस्ट्री में एक चीज होती है कि जो समान है, समान को घोलता है, समान को घोलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा दाग है, दाग के पास भी हमारा अनआयनिक सिरा है, ये अनआयनिक दाग हमारा अनआयनिक होता है, इसके पास कोई आयन नहीं होता। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन पूंछ है ये भी हमारा अनआयनिक है, क्योंकि इसके पास भी कोई आयन नहीं है, यानी जल विरोधी सिरा या अनआयनिक सिरा, अनआयनिक सिरा, ये होगा हमारा अनआयनिक सिरा। तब इसमें होता क्या है कि हमने कपड़ा डाला, कपड़े को पानी के अंदर डाला, तो इसमें पानी में क्या होगा, पानी जो हमारा ध्रुवीय रूप में मिलता है, यानी OH पॉजिटिव, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, जो अनआयनिक सिरा है, ये वाला, ये तो जल से दूर जाएगा, जल के पास नहीं जाने का। तो जब ये जल के पास नहीं जाने का, जल से विरोध करेगा, तो क्या काम करेगा, जल के इसके मैल के अंदर चला जाएगा, जो पूंछ थी या पूंछ मैल के अंदर चली जाएगी। तो जब ये पूंछ मैल के अंदर जाएगी तो होगा क्या, ये ऐसे इस पूंछ ने ऐसे इस जल के अंदर गई, सॉरी कपड़े के अंदर गई, जो कपड़े के पर डस्ट लगा हुआ है। और जो हमारा आयनिक सिरा था ये वाला, ये हमारा आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पूंछ थी वो तो मैल के अंदर चली गई, क्योंकि ये भी अनायनिक सिरा है और ये भी अनायनिक सिरा है, मैल भी। तो
तो पूंछ इसके अंदर चली गई, तब यहाँ से होगा क्या, यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आयनिक सिरा है ये माइनस है पॉजिटिव है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, आयनिक सिरा आयनिक सिरे को अपनी ओर खींचेगा कि भाई तो मेरे पास है जो मेरे को तेरी जरूरत है, ठीक है। तब होता क्या है, अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि हमारा कपड़ा साफ कैसे होता है। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ था और दाग लगाने से जो हाइड्रोकार्बन पूंछ थी वो दाग के अंदर चली गई और दाग के अंदर जाने से जो आयनिक सिरा था ऊपर आ गया, तो हमारे कपड़े के ऊपर ये दाग लगा हुआ है। अब ये हटेगा कैसे, साबुन इसको हटाती कैसे है, ये हमको देखना है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा कपड़ा था। अब यहाँ से आप एक चीज देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ है और हाइड्रोकार्बन पूंछ किसके अंदर चली गई, हाइड्रोकार्बन पूंछ दाग के अंदर चली गई और जो आयनिक सिरा था, आयनिक सिरे को कौन खींच रहा है, वाटर। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा कि ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, और कपड़े के अंदर दाग लगा हुआ है और दाग के अंदर हाइड्रोकार्बन पूंछ चली गई, तो ये हाइड्रोकार्बन पूंछ कपड़े कैसे खींचेगी, हाइड्रोकार्बन मतलब ये जो वाटर था, वाटर आयनिक सिरे को खींच रहा है, वाटर आयनिक सिरे को अपनी ओर खींच रहा है, तो आयनिक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, दाग से, मतलब जो हाइड्रोकार्बन पूंछ से, हाइड्रोकार्बन पूंछ किसके अंदर है, दाग के। तो जब ये खींचेगा तो इसके साथ ये भी खींची आएगी, ये इसको खींचेगा तो इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, तो मैल भी इसके साथ साथ खींचता चला आएगा, ऐसे खींचता चला आएगा। तो समझिए, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आयनिक सिरा है, आयनिक सिरों को ये धनायन यानी जो आयनिक सिरा इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव अपनी ओर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैल है, मैल हाइड्रोकार्बन के अंदर पूंछ खींची हुई है, तो ये इसके साथ खींचेगी, ये क्या कहेगा, भाई तू भी अनायनिक है और मैं भी अनायनिक हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो मेरे साथ आ जा। तो ये क्या काम करेगा, आयनिक सिरा इसको खींचेगा, तो इसके साथ साथ ये भी इसके साथ खींचेगा और इसके साथ खींचने से क्या होगा, जो हमारे कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ था वो दाग अलग हो जाएगा और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दाग था ये ऐसे अलग हो गया कपड़े से और चारों ओर से इसको आयनिक सिरे ऐसे, और इसी तरह बच्चों हमारे कपड़े साफ होते हैं। इस तरह साबुन हमारे कपड़ों पर वर्क करती है कि भाई तू भी आ मैं भी आ रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इस कपड़े से अलग हट जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो हमारा पानी होता है, कपड़ों का बचा हुआ पानी उसको हम घेर देते हैं। तो इस तरह से मिसेल बना है हमारा, मिसेल की कार्यविधि। और जिस ताप पर ये क्रियाविधि होती है उस ताप को एक क्राफ्ट ताप कहते हैं बच्चों। इसकी थ्योरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बस बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव क्या था बच्चों? इस टिंडल एक वैज्ञानिक था, ठीक है। इसने क्या किया था, टिंडल ने प्रकाश की एक किरण पुंज ली और प्रकाश की एक किरण पुंज को उसने अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन में से गुजारा। प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे में से रखे वास्तविक विलयन में से गुजारा। तब उसने देखा कि जो संपूर्ण प्रकाश था वह काला नजर आया, संपूर्ण प्रकाश काला नजर आया। परंतु जब उसने प्रकाश की किरण को एक कोलॉइड विलयन में से गुजारा, जब उसने प्रकाश की किरण को कोलॉइड विलयन में से गुजारा, तब उसे एक चमकीले शंकु की आकृति दिखी। तब उसे एक चमक उत्पन्न हुई और एक चमकीले शंकु की आकृति दिखाई दी। तो इस चमकीले शंकु की खोज टिंडल ने की थी, इस कारण इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। नोट करो, इसके डालो टिंडल प्रभाव। अब इसके अंदर आप नोट करना शुरू करो। टिंडल ने प्रकाश की एक किरण पुंज को एक उत्तल दर्पण की सहायता से
एक उत्तल दर्पण की सहायता से अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन से गुजारा, अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन से गुजारा। तब संपूर्ण विलयन काला दिखाई दे रहा था, तब संपूर्ण विलयन काला दिखाई दे रहा था। परंतु जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करा, तब एक चमकीले शंकु की आकृति दिखाई दी, तब एक चमकीले शंकु की आकृति दिखाई दी। इस चमकीले शंकु की खोज टिंडल ने की थी, इस कारण इसे टिंडल शंकु भी कहते हैं, इस कारण इसे टिंडल शंकु भी कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है बच्चों? कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण निरंतर रूप से टेढ़ी मेढ़ी रूप से गति करते रहते हैं, तो कोलाइडी कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कोलाइडी कण है ये ऐसे, ये जो गति हो रही है तो कोलाइडी कणों की निरंतर रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। नोट करो, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुई आपकी ब्राउनी गति। अब नेक्स्ट आपका रक्षक या रक्सिकोलाइड। रक्षक या रक्सिकोलाइड क्या होता है बच्चों? वे द्रव स्नेही कोलाइड जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य के प्रभाव को कम कर देते हैं, रक्षण या रक्सिकोलाइड कहलाते हैं। मतलब जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही विद्युत अपघट्य के प्रभाव को कम कर देंगे, तो वे क्या कहलाएंगे? रक्षण या रक्सिकोलाइड। नोट करो, वे द्रव स्नेही कोलाइड जो अपनी उपस्थिति में द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्य के प्रभाव को कम कर देते हैं, रक्षण या रक्सिकोलाइड कहलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके अंदर दो स्केच बची है, वो आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पायस है, पायस क्या होता है? जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने तेल डाला, तो तेल डालने से क्या होगा कि उसमें पानी के या तेल के अलग अलग धब्बे आ जाएंगे। जिसकी भी मात्रा अधिक होगी उसी के धब्बे आ जाएंगे। तेल की मात्रा अधिक है तो पानी के धब्बे आएंगे, पानी डालेंगे, और पानी की मात्रा अधिक है, तेल डालेंगे तो तेल के धब्बे आएंगे। तो इस घटना को हम बोलते हैं पायस। और एक है इसमें बच्चों सवर्ण संख्या को आप खुद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड लेसन कंप्लीट होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।